नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जो कि है हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। तो इस चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के सिलेबस में हमें हार्मोन्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके एंटागोनिस्ट जो होते हैं, एंटागोनिस्ट मतलब उनकी एक्शन अपोज करने वाले, उनकी एक्शन रोकने वाले, इनहिबिट करने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 है जो कि है हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। इसमें हमें फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ। तो फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रोल, यहाँ पर हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उन हार्मोन्स का रोल क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल मतलब हमारी बॉडी में वो कौन सा रोल प्ले करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रोल। देन नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल रोल। तो पैथोलॉजिकल रोल मतलब क्या होता है, जैसे ये हार्मोन्स हैं तो इनकी वजह से कौन से डिसऑर्डर्स जो है वो ऑकर हो सकते हैं। जैसे इनका सेक्रेशन अगर कम हो गया तो उस कंडीशन में कौन सा डिसीज़ हमें हो सकता है, अगर ज़्यादा सेक्रेशन हो गया तो उस कंडीशन में कौन सा डिसीज़ हो सकता है, इनकी वजह से कौन से डिसऑर्डर्स ऑकर हो सकते हैं, इसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल रोल। तो इसके पैथोलॉजिकल रोल देखेंगे एंड क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस मतलब कौन सी कंडीशन ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कौन से हार्मोन्स के पढ़ने हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ थायराइड हार्मोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी थायराइड ड्रग, ये हो गया हार्मोन एंटागोनिस्ट, ये हमारा थायराइड हार्मोन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद थायराइड हार्मोन्स को अपोज करने वाले जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये सारे हार्मोन्स हैं और यहाँ पर जो अपोज करने वाले हैं, जो हार्मोन एंटागोनिस्ट है वो कौन से हैं, एंटी थायराइड ड्रग हो गया और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हो गए। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थायराइड हार्मोन के बारे में। सबसे पहले थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर थायराइड हार्मोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये कौन प्रोड्यूस और रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड। ये प्रोड्यूस भी करती है और रिलीज भी करती है। थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे बॉडी में सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। फॉलोइंग आर थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स जो है यहाँ पर हमें दिए गए हैं। थायराइड हार्मोन्स 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 बोलते हैं और दूसरा होता है थायरोक्सिन जिसको हम T4 बोलते हैं। तो इस तरीके से ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं। The major thyroid hormone in the blood is thyroxine, that is the T4। तो हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला थायराइड हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन जिसको हम T4 भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले इसका फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब हमारी बॉडी में इसके क्या क्या रोल है, इसके फंक्शंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन। प्रोमोट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में प्रोमोट करता है। हैव टेंडेंसी टू लोअर द सीरम कोलेस्ट्रॉल। हमारे सीरम में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी लेवल कम करने की टेंडेंसी होती है थायराइड हार्मोन के पास। देन नेक्स्ट है इंक्रीज द रेट ऑफ सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके सेक्रेशन का जो रेट है वो इंक्रीज करने की एबिलिटी थायराइड हार्मोन में होती है। देन नेक्स्ट है इंक्रीज द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के डेप्थ का जो रेट होता है वो इंक्रीज कर सकते हैं ये हार्मोन। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये सारे फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं थायराइड हार्मोन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
पैथोलॉजिकल रोल, थायराइड हार्मोन का पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है, मतलब इन हार्मोन्स की वजह से कौन कौन से डिसीज कंडीशंस ऑकर हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मतलब क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी लेवल अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। देन नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की लेवल हमारे ब्लड में अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। देन नेक्स्ट है थायराइडिटिस। थायराइडिटिस मतलब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थायराइडिटिस। देन नेक्स्ट है हाशीमोटोज थायराइडिटिस। तो ये हाशीमोटोज थायराइडिटिस मतलब क्या होता है, जब हमारे थायराइड ग्लैंड पे इम्यून अटैक होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो अगर खुद के ही सेल्स पे अटैक कर रही हो, हमारे थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उन पे अटैक कर रही हो, तो उस कंडीशन में हमारी थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाशीमोटोज थायराइडिटिस। अगर ऑटो इम्यून अटैक की वजह से इन्फ्लामेशन आई है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाशीमोटोज थायराइडिटिस। तो इस तरीके से ये कुछ पैथोलॉजिकल रोल हो गए थायराइड हार्मोन्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल यूजेस, मतलब ये कौन सी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है थायराइड हार्मोन यूज टू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म। तो थायराइड हार्मोन जो है वो हाइपोथायराइडिज्म इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, जो थायराइड हार्मोन की लेवल है हमारे ब्लड में वो कम हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन जो है वो यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है टू एनहांस द कार्डियक फंक्शंस। हमारे बॉडी में हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसमें भी थायराइड हार्मोन का रोल होता है। तो अगर कार्डियक फंक्शंस प्रॉपरली नहीं है तो उनको इन्हांस करने के लिए थायराइड हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है यूज टू रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे सीरम में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उस कंडीशन में सीरम कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए थायराइड हार्मोन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्लिनिकल यूजेस होते हैं थायराइड हार्मोन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एंटी थायराइड ड्रग्स। हमने अभी थायराइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पर देखेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स, मतलब थायराइड हार्मोन्स को इनिबिट करने वाले जो भी ड्रग्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी कम करने वाले जो भी ड्रग्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एंटी थायराइड ड्रग की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स आर द ड्रग्स विच लोअर द लेवल ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। तो एंटी थायराइड ड्रग्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हार्मोन की लेवल कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है उनकी लेवल कम करते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स। तो ये डेफिनेशन हो गई एंटी थायराइड ड्रग्स की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन से ड्रग्स इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है इनिबिट हार्मोन सिंथेसिस, ये सबसे पहली कैटेगरी है जिसका एग्जाम्पल है मेथिमाजोल कार्बिमाजोल। सेकंड है आयोडाइड ट्रैपिंग इनिबिटर्स जिसका एग्जाम्पल है थियोसाइनेट नाइट्रेट्स। देन नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी जो कि है हार्मोन रिलीज इनहिबिटर जिसका एग्जाम्पल है आयोडीन ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। फोर्थ कैटेगरी इज द थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉयर जिसका एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो इस तरीके से ये थायराइड ड्रग्स होते हैं। यहाँ पर हमने एंटी थायराइड ड्रग्स की डेफिनेशन देखी और उनका क्लासिफिकेशन देखा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन के बारे में देखेंगे, इसको पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। पैराथार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन और पैराथायरिन। तो पैराथार्मोन को पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है या फिर पैराथायरिन भी कहा जाता है। इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड दैट रेगुलेट द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन। तो ये जो पैराथार्मोन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट करती है और ये क्या करता है, रेगुलेट द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन। तो हमारे सीरम में जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन होता है, जो कैल्शियम की लेवल होती है उसको रेगुलेट करता है ये हार्मोन। कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन। ये कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट करता है हमारे सीरम में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला है इंक्रीज रेनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम।
तो हमारे किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, हमारे नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं ये हार्मोन। देन नेक्स्ट है प्रोमोट बोन रीमॉडलिंग, तो बोन रीमॉडलिंग को प्रोमोट करते हैं। देन नेक्स्ट है इंक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हमारे इंटेस्टाइन में भी ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम द बोन, तो बोन से जो कैल्शियम है उसको मोबिलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शंस होते हैं पैराथार्मोन के। देन नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल रोल, तो पैथोलॉजिकल रोल देखेंगे पैराथार्मोन का। सबसे पहला है हाइपर पैराथायराइडिज्म, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म मतलब क्या होता है, ये जो पैराथार्मोन है इसकी लेवल अगर ब्लड में हाई हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। देन नेक्स्ट है हाइपोपैराथायराइडिज्म, अगर इस हार्मोन की लेवल ब्लड में कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म। देन नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया मतलब क्या होता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया ये एक कंडीशन ऑकर होती है। तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की लेवल अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो इस तरीके से ये कुछ पैथोलॉजिकल रोल हो गए पैराथार्मोन के। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेस, इनकी क्लिनिकल यूजेस देखेंगे। सबसे पहला है टू कंट्रोल हाइपोकैल्सीमिया, तो अगर कैल्शियम की लेवल बॉडी में कम है तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इस हार्मोन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है इन हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की लेवल अगर कम है बॉडी में तो उस कंडीशन में पैराथार्मोन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्लिनिकल यूजेस होते हैं पैराथार्मोन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्सिटोनिन के बारे में। कैल्सिटोनिन के बारे में यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। कैल्सिटोनिन इज अ 32 अमाइनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, तो कैल्सिटोनिन यहाँ पर 32 अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है वो सेक्रेट करते हैं। हमारे थायराइड के जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो इस हार्मोन को सेक्रेट करते हैं और ये 32 अमाइनो एसिड का होता है, मतलब इसमें 32 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इट एक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम, ये जो हार्मोन है ये ब्लड कैल्शियम की लेवल कम करता है, रिड्यूस करता है। इसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में देखेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इनिबिट कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी, तो हमारे किडनी में जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन है वो इनिबिट कर देता है। देन नेक्स्ट है प्रोमोट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन्स, तो हमारे बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन जो है वो ये प्रोमोट करता है और बढ़ा देता है। लोअर कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल है वो कम कर देता है ये हार्मोन। इनिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, तो हमारे इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको भी ये इनहिबिट कर देता है। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शंस हो गए कैल्सिटोनिन के। देन नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल रोल, तो यहाँ पर हम पैथोलॉजिकल रोल देखेंगे कैल्सिटोनिन का। सबसे पहला है मेडुलरी थायराइड कैंसर, तो मेडुलरी थायराइड कैंसर मतलब हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पर कैंसर फॉर्म हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेडुलरी थायराइड कैंसर। तो ये एक कंडीशन ऑकर हो सकती है इनकी वजह से। इस कंडीशन में क्या होता है, जो कैल्सिटोनिन होता है उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में मेडुलरी थायराइड कैंसर ये कंडीशन ऑकर होती है। देन नेक्स्ट है सी सेल हाइपरप्लेसिया, तो सी सेल हाइपरप्लेसिया ये भी कंडीशन ऑकर हो सकती है कैल्सिटोनिन की वजह से। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लिनिकल यूजेस। सबसे पहला है पोस्ट मिनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, तो पोस्ट मिनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं किस टाइम पे, पोस्ट मिनोपॉजल मतलब वुमन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जब स्टॉप हो जाती है उसके बाद जो बोन्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कैल्सिटोनिन का यूज़ किया जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट मिनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। देन नेक्स्ट है फैगेट्स डिसीज ऑफ बोन, तो फैगेट्स डिसीज ऑफ बोन मतलब यहाँ पर भी जो बोन है वो वीक हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को फैगेट्स डिसीज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी कैल्सिटोनिन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की लेवल बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए कैल्सिटोनिन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये कैल्सिटोनिन के क्लिनिकल यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट
हम देखेंगे विटामिन डी के बारे में। तो यहाँ पर विटामिन डी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। विटामिन डी इज अ ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। तो विटामिन डी ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब ये जो विटामिन डी है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। हमारे इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और फॉस्फेट होता है, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। The most important compounds in this group are vitamin D3 that is the cholecalciferol and vitamin D2 that is the ergocalciferol। तो ये जो कंपाउंड होता है, ये जो विटामिन डी होता है, इसके दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहला है विटामिन D3 जिसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं और दूसरा है विटामिन D2 जिसको एर्गोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये दो फॉर्म होते हैं विटामिन डी के। तो विटामिन डी के हम यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रोल देखेंगे, इनके फंक्शंस क्या है, विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम का और फॉस्फोरस का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ये स्टिमुलेट करते हैं, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम का और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो है ये विटामिन डी स्टिमुलेट करता है। देन नेक्स्ट है प्रिवेंट रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो रिकेट्स मतलब क्या होता है? बोन वीकनिंग, मतलब हमारे बोन वीक्स हो जाते हैं। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादातर पाई जाती है, तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करता है विटामिन डी। मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम बोन, हमारे बोन से जो कैल्शियम है उसको मोबिलाइज करता है। देन नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑस्टियोमैलेसिया इन अडल्ट्स। ऑस्टियोमैलेसिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, हमारा जो बोन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करता है ये विटामिन डी। देन नेक्स्ट है प्रिवेंट हाइपोकैल्सेमिक टेटानी। तो हाइपोकैल्सेमिक टेटानी इस कंडीशन को भी प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल रोल। पैथोलॉजिकल रोल हम यहाँ पर देखेंगे विटामिन डी की कमी की वजह से या फिर इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से कौन सी कंडीशंस ऑकर हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी हो सकती है बॉडी में। हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फोरस की कमी हो सकती है बॉडी में। देन नेक्स्ट है रिकेट्स, मतलब बोन वीक हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब सेम बोन वीक हो सकते हैं और सॉफ्ट हो सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस मतलब ये हमारा जॉइंट्स का डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जॉइंट्स जो है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं पर जो मेन होता है वो होता है ऑटो इम्यून अटैक। तो ये एक कंडीशन ऑकर हो सकती है रूमेटाइड आर्थराइटिस। हार्ट डिसीज हो सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज हो सकते हैं और सोरियासिस, ये स्किन का डिसऑर्डर है सोरियासिस। ये सारे डिसीज जो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से ऑकर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेस। विटामिन डी के यूजेस क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है प्रिवेंट ऑस्टियोमैलेसिया। ऑस्टियोमैलेसिया मतलब जो सॉफ्ट होते हैं हमारे बोन, उस कंडीशन को विटामिन डी प्रिवेंट करता है। यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन वीकनिंग, बोन्स को वीक नहीं होने देता, अगर वीक हो गए तो उस कंडीशन में विटामिन डी का यूज़ किया जाता है। इन हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की लेवल अगर कम हो गई है तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट रिकेट्स, तो चिल्ड्रन में अगर रिकेट्स है तो उस कंडीशन को भी प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये विटामिन डी होता है, इस तरीके से इसके क्लिनिकल यूजेस होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।